नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम मौर्य काल के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्य काल का भाग 1 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था। महाजनपद काल में हमने पढ़ा था मगध एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में उभरा था। तो दोस्तों, मगध के ऊपर मौर्य वंश से पहले 4 वंशों का शासन का भी उल्लेख मिलता है हमें, जिनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बृहद्रथ वंश, उसके बाद में हर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसी मौर्य साम्राज्य की जानकारी के 2 स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंदर हम अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है, मौर्यकालीन मुद्राएं हैं, मौर्यकालीन राजप्रसाद महल, स्तूप, इसके अलावा सिक्के और भी मृद भांड वगैरह मिले हैं। इनसे हमें मौर्यकाल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान, ये सब बौद्ध साहित्य हैं। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र सूरी का है, जैन ग्रंथ है ये। और सिंहली अनुश्रुति, यानी श्रीलंका के साहित्य को सिंहली अनुश्रुति कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे और कौटिल्य जो है, चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से ही मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये जो अर्थशास्त्र है, आर्थिक व्यवस्था का ग्रंथ न होकर के बल्कि राजनीति का ग्रंथ है। इसके नाम से तो ऐसा ही पता चलता है कि यह जो है आर्थिक स्थिति के से संबंधित जानकारी देता होगा, लेकिन यह राजनीति से संबंधित शास्त्र है। और इसके अंदर जो है मौर्य काल की जो जितनी राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। और मेगस्थनीज की जो इंडिका है, इसके अंदर मौर्य काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार की जानकारी हमें मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इसके अलावा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। और इसके अंदर चाणक्य द्वारा घनानंद के सेनापति राक्षस राज को अपनी ओर मिलाने की कथा का उल्लेख मिलता है। तो इससे भी हमें मौर्य काल की थोड़ी सी जानकारी मिलती है। इसके अलावा दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश और दिव्यावदान, ये बौद्ध साहित्य है। तो इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन और सिंहली अनुश्रुति से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। सिंहली अनुश्रुति में दोस्तों बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया था। तो इस तरह से ये पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है, जिससे मौर्य साम्राज्य की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मौर्य राजवंश। मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व में हुआ था। कब अस्तित्व में आया था? 322 से 185 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पर 184 ईसा पूर्व भी मिलता है, 184 ईसा पूर्व भी मिलता है। तो 322 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश उदय हुआ। यह राजवंश भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो यहाँ तक लगभग 137 वर्षों तक मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को
जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य कुटिल बुद्धि या उच्च कोटि का वह विद्वान था, इसलिए चाणक्य को कौटिल्य भी कहा गया। और चाणक्य क्यों कहा गया? क्योंकि वे चणक के पुत्र थे। उनके पिता का नाम क्या था? चणक। इस वजह से उनको चाणक्य कहा गया। और उच्च कोटि के वे विद्वान थे, इसलिए उनको कौटिल्य कहा गया। और उनका मूल नाम जो है वह विष्णुगुप्त मिलता है। चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदानों में शुरू हुआ था। बिहार में पड़ता है मगध, और वहीं पर गंगा नदी भी बहती है, तो उसी के आसपास के क्षेत्र में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश से पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चाणक्य घनानंद का दरबारी था। घनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया था। चाणक्य ने नंद वंश को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को मारकर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमें ये भी प्राप्त होती है कि ये जो चाणक्य था ये घनानंद के दरबार में था, और नंद वंश में उस समय घनानंद का शासन था, और उसी समय सिकंदर का आक्रमण भी भारत पर उत्तर पश्चिमी दिशा से हो रहा था। लेकिन घनानंद जो है एक विलासी राजा था, और वह जनता के सुख दुख में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। इस वजह से जनता उससे रुष्ट हो चुकी थी। तो चाणक्य की और घनानंद की सिकंदर की बात पर कोई मतभेद हो जाता है, जिससे घनानंद उनका दरबार में अपमान करते हैं और चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल देते हैं। और तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस समूल जो है नंद वंश का समूल नष्ट कर दूंगा। इस तरह से वे एक दिन दरबार छोड़ करके निकल जाते हैं, और रास्ते में जब जाते हुए उनको एक जगह पर चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे होते हैं, राजकिलम खेल खेल रहे होते हैं। जो ये खेल खेल रहे होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसको कहा जाता है राजकिलम खेल। राजकिलम खेल में क्या होता है दोस्तों? एक राजा होता है, एक सिपाही होता है, एक चोर होता है, एक न्यायाधीश तो राजा ही होता है। इस तरह से एक न्याय व्यवस्था का खेल खेल रहे थे, तो जिसमें चंद्रगुप्त की विजय हो जाती है। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित होते हैं, और वे उसके मालिक को जो है कुछ मुद्राएं दे करके चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं, और तक्षशिला में ला करके उनको शिक्षा वगैरह दे करके उनको अच्छी तरह से राजा बनने के योग्य बना देते हैं। और उन्हीं की सहायता से नंद वंश के घनानंद को वो हरा करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं जो हम देख लेते हैं। प्रमुख शासकों की बात करें तो 3 ही हुए हैं शुरुआत के, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इन तीनों के समय मौर्य साम्राज्य ने सर्वोत्कृष्ट उन्नति करी थी अपने शासनकाल में। लेकिन उसके बाद में अशोक के बाद के जितने भी राजा हुए उनमें इतनी प्रतिभा नहीं थी, और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला गया। अशोक के बाद में कुणाल, दशरथ, संप्रति, सालिसुक, देववर्मन, शतधन्य और बृहद्रथ, इस तरह से अनेक राजा हुए। 137 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य ने शासन किया मगध पर, लेकिन अशोक के बाद में संपूर्ण राजा कमजोर निकले और वे मौर्य साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। और उसके बाद में शुंग वंश के जो राजा थे उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करके शुंग वंश की स्थापना की। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन भी हो जाता है। इसके बाद में हम मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, प्रथम शासक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में 322 ईस्वी में नंद वंश पर आक्रमण करके मगध पर आक्रमण किया और नंद वंश को नष्ट करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। इस तरह से इनका शासनकाल जो है 322 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 298 तक समाप्त हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त को शूद्र बताया गया है। चंद्रगुप्त की जाति के बारे में भी बहुत मतभेद है, अलग अलग विद्वान अलग अलग चीज़ मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त को शूद्र बताया गया है और जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी हुई है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। और मुद्रा राक्षस में वृषल बताया गया है। इसके अलावा ये भी अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है। यूनानी लेखक स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा है। सेंट्रोकोट्स किसने कहा है? स्ट्रेबो व जस्टिन ने। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसके अलावा और आगे देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा तक, भारत से आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान और उसके आगे की सीमा ईरान की पड़ती है, तो ईरान तक फैला हुआ था। इसके अलावा दक्षिण में देखिए, वर्तमान कर्नाटक जो है उसका उत्तरी भाग है, वर्तमान कर्नाटक का उत्तरी भाग है, वहाँ तक था दक्षिण में। और पश्चिम में सौराष्ट्र, गुजरात में जो सौराष्ट्र है वहाँ तक फैला हुआ था। और पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। मगध से तो ये शुरू ही होता है। मगध कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार से ये स्टार्ट होता है और पूर्व में बिहार से स्टार्ट होके पश्चिम में सौराष्ट्र तक और उत्तर पश्चिम में ईरान तक फैला हुआ था और दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी मौर्य साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा महाजनपद काल में जब हमने पढ़ा था तो उसमें राजगृह और गिरिव्रज बताई जाती है और मौर्य साम्राज्य के समय यह पाटलिपुत्र हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया था। पूछ लेंगे, सवाल इम्पोर्टेंट है कि ऐसा प्रथम मौर्य शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया था, तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय का उल्लेख तमिल ग्रंथों जैसे कि अहनानुरू और मुर्नानुरू में मिलता है। ये जो दक्षिण के अंदर उत्तरी कर्नाटक तक जो इसका साम्राज्य फैला हुआ था, इसकी जानकारी तमिल ग्रंथ हैं अहनानुरू और मुर्नानुरू, इन दो ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस पराजित होता है। ये सेल्यूकस जो है सिकंदर का ही सेनापति था और इसके साथ में युद्ध होता है और उनके मध्य एक संधि होती है। सेल्यूकस पराजित हो जाता है तब इनके मध्य में एक संधि होती है जिसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। तो देखिए, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। संधि की एक शर्त यह थी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और यह विवाह प्राचीन भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहलाता है। विदेशी विवाह कह लीजिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय विवाह कह लेंगे। तो चंद्रगुप्त का हेलेना के साथ में विवाह हुआ था और वह प्राचीन भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। इसके अलावा सेल्यूकस ने हेलेना को एरिया, जेड्रोशिया, अराकोसिया और पेरोपनिसडाई के राज्य दहेज में दिए थे। ये 4 राज्य जो है, एरिया, जेड्रोशिया जो कि बलूचिस्तान में है, अराकोसिया कंधार में है और पेरोपनिसडाई काबुल में है। ये 4 राज्य उन्होंने हेलेना को दहेज में दिए थे। इसके अलावा देखिए, सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तीसरी शर्त यह थी कि सेल्यूकस अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजेगा और उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज था। अब 3 शर्तें तो सेल्यूकस ने पूरी करी और आखिरी जो चौथी शर्त है वह चंद्रगुप्त ने इनके बदले में 500 हाथी जो है सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। तो इस तरह से देखिए, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और 4 प्रांत उसको दहेज में दिए और इसके अलावा मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के उत्तरार्ध में, जब उसके शासनकाल का अंतिम समय आ रहा था, उस समय मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल
पड़ता है। चंद्रगुप्त ने अकाल निवारण हेतु अनेक उपाय किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका था। तो इसकी वजह उसने जब भद्रबाहु से पूछी, जैन संत थे उस समय भद्रबाहु, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इनसे सलाह मशवरा किया भद्रबाहु से, तो भद्रबाहु ने उनको कहा कि यह सब तुम्हारे कर्मों का ही दुष्प्रभाव है, जिसकी वजह से यह अकाल पड़ रहा है। तो उन्होंने इसके निवारण के लिए उनको कहा कि तुम अब राजकाज छोड़ करके और संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग करो। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की बात मानते हुए उनके नेतृत्व में ही जैन धर्म की दीक्षा ले ली और मगध का सिंहासन त्याग कर दक्षिण भारत स्थित वर्तमान कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। और समय क्या था? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। इसमें एक विधि का नाम आया है संलेखना विधि। यह जैन धर्म में उपवास की एक विधि होती है, जिसमें व्यक्ति अपना जो है अन्न जल त्याग करके अपने शरीर का त्याग करता है। तो इस विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। और उन्होंने दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु नामक जैन संत से। इस प्रकार चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र है, वह बिंदुसार जो है शासन संभालता है। तो इसका शासनकाल जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व इनका शासनकाल हो जाएगा। और इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और माता का नाम दूरधरा था। चंद्रगुप्त मौर्य और दूरधरा का ये पुत्र था। वायु पुराण में इनको क्या कहा जाता है? भद्रसार कहा जाता है। बिंदुसार, भद्रसार, सार सार से हम याद कर लेंगे कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, जैन सेन। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेस्ट कहा है। अमित्रोचेट्स कहा है, जिसका संस्कृत में रूपांतरण होता है अमित्रघात। क्या होता है? अमित्रघात। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में था। अब देखिए, सीरिया का शासक था एंटियोकस, उसने अपने राजदूत में डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इन दोनों में मित्रता थी, घनिष्ठता थी। इस वजह से बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। मीठी शराब, मीठी मदिरा भी कह सकते हैं, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। तो सीरियाई शासक जो एंटियोकस था, उसने प्रथम 2 वस्तुएं तो भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक के लिए मना कर दिया था कि भाई यूनानी कानूनों में दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता। इस वजह से उन्होंने दार्शनिक को नहीं भेजा, केवल 2 वस्तुएं भेजी, मीठी मदिरा और सूखे अंजीर। इसके अलावा एक और राजदूत था बिंदुसार के दरबार में, वह मिस्र का, एक सीरिया का था जो डायमेकस था, और मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये राजा का नाम था। मिस्र के शासक का नाम था टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इनका राजदूत था डायनीसियस। यह बिंदुसार के दरबार में आया था। तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था और मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनीसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब बिंदुसार के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। पहले विद्रोह को दबाने के लिए तो वह सुशीम को भेजते हैं, सुशीम भी इनका बड़ा पुत्र था, और उसके बाद में दूसरी बार पुत्र अशोक को ये तक्षशिला का दूसरा विद्रोह दबाने के लिए भेजते हैं। इस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। अशोक जब तक्षशिला में दूसरा विद्रोह दबाने गया था, तब उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार जो है प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव जी का उपासक था, लेकिन बाद में वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बन जाता है। और आजीवकों के लिए इन्होंने बहुत सारी गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। तो इस तरह से हम बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में इनका पुत्र अशोक, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। अशोक का शासनकाल आता है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। शासनकाल देखिए अशोक का 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल माना जाता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व।
अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश तथा श्रीलंका का साहित्य है सिंगली अनुश्रुति, इनसे मिलता है। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी मिलती है हमें इन ग्रंथों से। सिंगली अनुश्रुति का मतलब है श्रीलंका का साहित्य है। इससे हमें ज्ञात होता है कि अशोक 273 ईसा पूर्व में ही राज सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन 4 साल के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक करीब 269 ईसा पूर्व में होता है। वैसे तो अशोक जो है बिंदुसार की मृत्यु के बाद में बिंदुसार की इच्छा थी कि उनका पुत्र सुसीम राजगद्दी पर बैठे, लेकिन सुसीम योग्य नहीं था। इस वजह से अशोक ने अपने भाइयों के साथ में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और 4 साल तक यह युद्ध लड़ा गया। लेकिन 4 साल के सत्ता संघर्ष के बाद में अशोक का विधिवत राज्याभिषेक जो है करीब 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। यह सब जानकारी हमें सिंगली अनुश्रुति से प्राप्त होती है। अशोक के कई नाम पाए जाते हैं, मिलते हैं हमें अलग अलग ग्रंथों में। तो देखो अभिलेखों में क्या कहा गया है अशोक को, देवानाम प्रियदर्शी और राजा। अभिलेखों में इसको कहा गया है देवानाम प्रियदर्शी और राजा के नाम से। इसके अलावा देखिए कुछ विशेष नाम से जो है जाना गया है कि इन अभिलेखों के अंदर इनको क्या कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम, ये जो 4 अभिलेख हैं इनके अंदर अशोक को उनके व्यक्तिगत नाम से जाना गया है, अशोक के नाम से जाना गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम। इसके अलावा पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें इसको अशोक मौर्य के नाम से पुकारा गया है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं अशोक के अन्य नामों के बारे में। अशोक के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध बात है वह है कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक के जीवन को जो बदलने के लिए युद्ध लड़ा गया था वो है कलिंग का युद्ध। इसके बाद में इनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा गया था। अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 में होता है। इसके 8 वर्ष बाद में यानी 261 ईसा पूर्व के आसपास यह युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। 13वां बृहद शिलालेख है, उससे हमें कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह युद्ध अशोक और कलिंग के शासक नंदराज के मध्य हुआ, जिसमें अशोक विजयी होता है। कलिंग का शासक जब कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, उस समय वहाँ का शासक कौन था? नंदराज। तो इस तरह से अशोक और नंदराज के मध्य युद्ध होता है जिसमें अशोक विजयी होता है। इसके बाद में इसके कारण पढ़ेंगे, कौन कौन से कारण थे कलिंग विजय के, कलिंग पर आक्रमण करने के। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्षता की मोगलीपुत्र तीसरे ने। इस संगीति में गलत लिख गया यहाँ पर। इस संगीति में बौद्ध ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक इसमें जोड़ा गया। तो इस तरह से अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति होती है। इसके अलावा अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार में स्थित है, बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में, बराबर बिहार, ब से दोनों नाम आ रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। तो बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए 4 गुफाएं बनवाई थी। कौन कौन सी देखो, विश्व झोपड़ी, सुदामा, कर्ण चौपड़ और लोमस ऋषि। इस तरह से ये 4 झोपड़ियों का निर्माण अशोक आजीवकों के लिए करवाता है। इसके अलावा 3 गुफाओं का निर्माण
और करवाया गया है, जो कि अशोक के पुत्र के द्वारा करवाया गया है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। 3 गुफाएं अशोक के पुत्र ने नागार्जुन की पहाड़ियों में बनवाई थी। तो देखिए, अशोक के पुत्र का नाम था दशरथ। दशरथ ने 3 गुफाएं जो बनवाई थी नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए, उनका नाम है गोपिका, बहियक और वदथिक। इस तरह से 4 गुफाएं तो बनवाई अशोक ने और 3 गुफाएं बनवाई अशोक के पुत्र दशरथ ने। इसके बाद में देखिए, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। जब कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तब बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, उसने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज मौर्य काल के प्रमुख राजाओं के बारे में हमने पढ़ा है। मौर्य काल के भाग एक में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी है। जानकारी इससे और भी ज़्यादा है, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ पर बताए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अशोक के अभिलेख और मौर्य काल की कला और संस्कृति तथा प्रशासन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, शेयर करना और कमेंट करके अवश्य बताना कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।